तीसरे चरण के मतदान में आखिर कितनी पिछड़ी बीजेपी? पहले और दूसरे चरण के मतदान की तरह क्या तीसरे चरण के मतदान में भी बीजेपी की लंका लगने वाली है? दोस्तों, चुनाव आयोग के आंकड़े क्या बीजेपी के लिए परेशान करने वाले हैं और तीसरे चरण के मतदान में बीजेपी को कितना नुकसान हुआ है और कितना फायदा हुआ है, सब कुछ विस्तार से मैं आपको बताने वाली हूं। और इसके साथ साथ ये भी बताने वाली हूं कि वोटिंग प्रतिशत तीसरे चरण का क्या रहा और उस वोटिंग प्रतिशत से क्या आकलन निकाला जा सकता है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से। लेकिन दोस्तों ये तो आप जानते ही कि आज लोकसभा की 93 सीटों के लिए लगातार मतदान जारी है और बढ़ चढ़कर लोगों ने आज मतदान किया। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो उदासीनता पहले और दूसरे चरण के मतदान में देखने को मिली थी, कुछ वैसी ही उदासीनता बीजेपी को उन राज्यों में देखने को मिली जहां बीजेपी की पहले से ही हवा टाइट है। दोस्तों मैं बात कर रही हूं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जानते हैं आप, सबसे कम मतदान जिस राज्य में हुआ है, सबसे कम, वो महाराष्ट्र है। 53.40 मतदान महाराष्ट्र में हुआ है। सभी राज्यों में शाम 5 बजे तक की वोटिंग आंकड़ों के हिसाब से महाराष्ट्र में सबसे कम मतदान हुआ। 11 सीटों के लिए महाराष्ट्र में मतदान होने वाला था और ये वो सीटें हैं जो कि शरद पवार का एक तरह से गढ़ मानी जाती थी। और इस सीट पे न केवल शरद पवार के लिए अपनी पूरी की पूरी राजनीति एक बार फिर से जीरो से शुरू करके खुद को साबित करने की चुनौती थी, बल्कि चुनाव चिन्ह छीन जाने के बाद, भतीजे से पार्टी छिन जाने के बाद एक बार फिर से अपने आप को महाराष्ट्र की राजनीति में साबित करने की भी चुनौती थी। इसके अलावा अजित पवार के सामने भी चुनौती थी कि वो साबित करें अपने आप को कि जिस वोट बैंक का होने का दावा वो करते हैं, क्या वाकई में वो वोट बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं कि नहीं करते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है जहां काफी उलटफेर देखने को मिला। 2 पार्टियों से लेकर 4 पार्टियां बन गई। कई सीटों में तो एक शिवसेना दूसरी शिवसेना से लड़ रही है, एक एनसीपी दूसरी एनसीपी से लड़ रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में इतना कम मतदान हर लिहाज से ये दिखाता है कि लोगों के बीच जिस उत्साह की बात की जा रही थी, कम से कम महाराष्ट्र में तो नहीं दिखा। हालांकि जो फाइनल आंकड़े हैं उसके बाद ही कुछ बात की जा सकती है, लेकिन शाम के 5 बजे तक के मतदान में सारे राज्यों में महाराष्ट्र सबसे पीछे रहा। इसके बाद मैं उस राज्य की बात करना चाहती हूं दोस्तों जहां पर सबसे ज्यादा बीजेपी की सांसें अटकी हुई हैं और वो राज्य है यूपी। यूपी की किस सीट में कितना मतदान हुआ और ये मतदान किस बात का रुझान देता है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूं। 10 सीटों पर यूपी में आज मतदान हुआ और यूपी में बीजेपी के लिए मतलब आज का जो मतदान, तीसरे चरण का जो दौर का मतदान था, वो बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण था। 10 की 10 सीटें बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि पहले से ही इन 10 सीटों में 8 पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन किन किन सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली आज और वो चुनावी परसेंटेज में भी देखने को मिली, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। संभल को लेकर आज मैंने आपको ये खबर दिखाई। इस वीडियो में मैंने आपको बताया दोस्तों कि बहुत से वोटर्स ने शिकायत की कि उन्हें पोलिंग स्टेशन से भगा दिया गया। ऐसी बहुत सी वीडियोस भी जारी की गई कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल द्वारा, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल द्वारा। ये आरोप सभी ने लगाए कि क्योंकि मुस्लिम मतदाता यहाँ सबसे ज्यादा तादाद में, बहुत निर्णायक है यहाँ का मुस्लिम मतदाता संभल में। ऐसी बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई जिसमें मुस्लिम मतदाता ये शिकायत कर रहे हैं कि या तो उनको वोट देने नहीं दिया जा रहा या फिर उनको वोट देने से रोका जा रहा है या फिर बार बार चेकिंग के नाम पर मतदान स्लो करवाया जा रहा है। और इसी संभल में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है दोस्तों, 61.10%। मतलब यूपी की जितनी 10 लोकसभा सीटें आप देख रहे हैं ना, इनमें सबसे ज्यादा मतदान, सबसे ज्यादा वोटिंग उसी संभल में पड़ी जहां को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी। तो ये किस ओर इशारा करता है? और संभल को लेकर लगातार पिछले दिनों से एक चर्चा भी थी कि क्या ये वो सीट है जो समाजवादी पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन अपने खाते में दर्ज करने में एक तरह से कामयाब रहेगा। संभल की सीट को लेकर नजर हमारी बनी रहेगी, क्योंकि संभल की सीट बहुत हद तक हो सकता है कि इंडिया गठबंधन इसमें बढ़त बना ले। इसके अलावा दोस्तों फतेहपुर सीकरी में भी अच्छी खासी फाइट देखने को मिली। फतेहपुर सीकरी का अगर हम वोटिंग प्रतिशत देखें तो 54.93% बहुत उत्साह पूर्वक नहीं माना जाएगा। हालांकि शाम के 5 बजे तक का वोटिंग परसेंट है, लेकिन फतेहपुर सीकरी में हालांकि बीजेपी के पास ही है ये सीट, लेकिन कांग्रेस ने एक फौजी को मैदान में उतारा और खुद प्रियंका गांधी ने उनके लिए प्रचार किया, ये कहते हुए कि ये देश के सबसे ईमानदार उम्मीदवार हैं। और उसको लेकर काफ़ी सुर्खियाँ सोशल मीडिया में बटोरी उन्होंने, खास तौर पर तब जब लोगों ने उनके समाज को लेकर भी बहुत ध्यान से
उनको एक तरफ से देखा, ठाकुर समाज से आते हैं वो, इस लिहाज से भी एक हाई प्रोफाइल सीट बनकर उभरी। फिरोजाबाद यादव और मुस्लिम बाहुल्य सीट है दोस्तों ये। अक्षय यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, शिवपाल यादव के बेटे, और हर लिहाज से माना जा रहा है कि इस बार इस सीट में शिवपाल यादव ने जिस तरह से जोर लगाया है अंतिम घंटों में, ये सीट भी हो सकता है कि इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी के खाते में जाए। इसके अलावा दोस्तों मैनपुरी, जहां जो कि खुद यादव परिवार का गढ़ माना जाता है, डिंपल यादव यहां से चुनाव लड़ रही हैं, उनके जीतने पर बहुत ज्यादा शक किसी को है नहीं। डिंपल यादव को लेकर हालांकि यहां पर इस सीट में एक कोशिश की गई थी, अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले यहाँ रैली की थी, कोशिश की गई थी ठाकुर वर्सेस यादव वाला कोई सेंटिमेंट क्रिएट किया जाए, लेकिन वो ऐसा लगता नहीं कि आज काम करा है। आप देखिए दोस्तों मैनपुरी में 55.88% मतदान हुआ है, जो शाम 5 बजे तक का ये आंकड़ा है। और नेताजी मतलब मुलायम सिंह यादव का जो गांव है, अपना गांव सैफई, वो इसी इलाके में आता है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि संभल, इसके अलावा मैनपुरी और इसके अलावा फिरोजाबाद, ये 3 सीटें हैं जो कि एक तरह से इंडिया गठबंधन के लिए मजबूत मानी जा रही हैं। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों उस राज्य की जहां पर मोदी जी ने लगातार ऐन वक्त पे पूरा जोर लगाया, कर्नाटक। एक ऐसा राज्य जहां पर जब इससे पिछला मतदान हुआ उसके बाद से प्रज्वल रेवन्ना कि पेन ड्राइव या फिर सीडी कांड कह लें, उस एक कांड ने बीजेपी को अच्छी खासी मुसीबत में डाल दिया। इतनी बड़ी मुसीबत कि मोदी जी को बाकायदा इंटरव्यूज में उस पूरे के पूरे कांड का जिक्र करना पड़ रहा है। प्रज्वल रेवन्ना का मामला जिस तरह से इस दौर के मतदान से ठीक पहले मीडिया में आया और जिस तरह से लोगों ने उसको लिया, उससे बीजेपी की अच्छी खासी किरकिरी होती दिखाई दे रही है। और जो वोटिंग प्रतिशत दोस्तों कर्नाटक से निकलकर आया है वो है 66.05%। 66.05% वोटिंग प्रतिशत कर्नाटक से निकलकर आया है। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक में सिद्धरामैया की गारंटी को लेकर भी खूब बात हुई है इस बार। सिद्धरामैया जो कि सरकार के मुखिया हैं कर्नाटक में, और जिस तरह से उनकी योजनाएं चल रही हैं, लोगों ने उसको काफी पसंद भी किया है। और इसी बीच मोदी जी का प्रज्वल रेवन्ना के लिए कैंपेन करना, उसको जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उठाया, लोगों के बीच पहुंचाया कि देखिए मोदी जी एक मास रेपिस्ट के लिए, इस तरह का शब्द राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया था अपनी रैली में कि ऐसे आदमी के लिए मोदी जी ने वोट मांगे, ऐसे आदमी के लिए मोदी जी ने कहा कि आप इसको वोट देंगे तो आप मेरे हाथ को मजबूत करेंगे, ऐसे आदमी के लिए देश के प्रधानमंत्री ने वोट मांगे। तो ये काफी नुकसान पहुंचाने वाला पूरा का पूरा मामला, आप कह सकते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी के लिए इस चरण का मतदान इतना अच्छा नहीं रहेगा जितनी उसको उम्मीद थी, और वोटिंग प्रतिशत भी यही बता रहा है। इसके अलावा दोस्तों गुजरात की भी 25 सीटों पर आज मतदान हुआ है, क्योंकि गुजरात में एक सीट सूरत पहले से ही बीजेपी के खाते में जा चुकी है बिना चुनाव के। तो 25 सीटों पर आज मतदान हुआ। और गुजरात को लेकर पिछले कई दिनों से इस तरह की खबरें थी कि वहां पर जो राजपूत समाज है, अलग अलग जगह से ऐसी खबरें आई कि राजपूत समाज कई जगहों पर बीजेपी को वोट ना देने की कस्में खा रहा है, और इस पूरे के पूरे मुद्दे पर क्या रूपाला के टिकट ना काटने पर अभी भी राजपूत समाज बीजेपी के खिलाफ रहेगा। हालांकि आज सुबह खुद पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे वोट डालने के लिए, तो उन्होंने एक तरह से मिनी रोड शो करने की वहां पर कोशिश की, लोगों को एक बार फिर से गुजरात अस्मिता की याद दिलाई जो लगातार मोदी जी करते हैं। लेकिन जो आप एक प्रतिष्ठा की बात गुजरात बीजेपी बना देती है, और खासतौर पर मोदी जी और अमित शाह जी बना देते हैं, क्या वो वाकई में प्रतिष्ठा 26 से 26 सीटें हमारे ही खाते में जाएं, वो प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी? इस बार गुजरात में बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा बचानी बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बीजेपी अहम का सवाल बना के रखती है गुजरात को। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी के हिसाब से अगर एक सीट भी किसी और को चली गई तो ये उसके लिए अहम को नुकसान पहुंचाने वाला है। और शाम 5 बजे तक का आंकड़ा कहता है दोस्तों कि गुजरात में मात्र 55.2% मतदान हुआ। मतलब ये बहुत ही उदासीन करने वाला आंकड़ा है। गुजरात एक ऐसा राज्य जहां से खुद पीएम मोदी आते हैं, और मोदी जी भी खुद ही लगातार लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील करते हैं। शाम 5 बजे तक वहां पर 55.2% ही मतदान हुआ है, जो कि कम ही कहा जाएगा ऐसे। तो आप कह सकते हैं कि वोटर में एक उदासीनता, कम से कम शाम 5 बजे के आंकड़े तो बताते हैं कि है। तो ये उदासीनता किसके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है? दोस्तों आपको क्या लगता है, जिस तरह से पहले और दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी पिछड़ी थी, क्या तीसरे चरण के मतदान में, जैसे यूपी के कई हिस्सों में जो वोटिंग प्रतिशत आया, जिस तरह के रुझान देखने को मिले, क्या बीजेपी को
यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात की 1-2 सीटों में नुकसान अगर होता है तो भरपाई कहां होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।